हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अपने आज के टॉपिक हैं वो हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक तो, और दूसरा जो टॉपिक है वो अपने पास है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दें तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, और एक नॉर्मल सिचुएशन में। तो 9th टॉपिक करना अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो 10th आपको अच्छे तरीके से ऑलरेडी ऑटोमेटिक से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। देखिए बच्चों, अपना जो टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में अपने पढ़ लिया था कि ये एक चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे अपने चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पे करंट ज़्यादा चाहिए होता है, चार्ज एकदम से चाहिए होता है, वहाँ अपने यूज इसको करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ो आप कि व्हेन टू आइडेंटिकल equal conducting plates are placed at a small distance and parallel to each other, then this arrangement is called parallel plate capacitor। क्या होता है पैरेलल प्लेट? कि जब दो आइडेंटिकल का मतलब है यहाँ पे कि जो आपने प्लेट्स ली हुई हैं उनका साइज और शेप एक जैसी होनी चाहिए। साइज भी उनका एक जैसा, शेप का मतलब भी अगर एक प्लेट आपकी रेक्टेंगुलर है तो दूसरी भी रेक्टेंगुलर, और अगर एक सर्कुलर है तो दूसरी प्लेट भी सर्कुलर होगी। बिल्कुल एक जैसी दोनों प्लेट्स होनी चाहिए, आइडेंटिकल, इक्वल, यानी इक्वल मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल होना चाहिए, कंडक्टिंग प्लेट्स होनी चाहिए। उनको जब अपने क्या कर देते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस पे, क्या, एक स्मॉल डिस्टेंस पे एक दूसरे के पैरेलल जब प्लेस कर देते हैं तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो, पॉइंट में लिखने का फ़ायदा ये होता है आपको याद अच्छे तरीके से होता है। तो आप पॉइंट में, मैंने तभी अलग अलग मैं पॉइंट में बांट देता हूँ। सारा पैराग्राफ अगर आप पढ़ने लग जाओगे ना तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू चार्ज ए कैपेसिटर दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, यानी कि इन दो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनको चार्ज करने के लिए अपने क्या करते हैं कि बैटरी होती है उसके टर्मिनलों से इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ये कैपेसिटर की प्लेट्स क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ बैटरी इज टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, यानी कि जो इसका बैटरी का जो मेन फंक्शन होता है, मेन वर्क होता है बैटरी का, वो यही होता है कि बैटरी क्या करती है कि अगर जैसे ये दो प्लेट्स हैं तो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्लेट के इलेक्ट्रॉन पर क्या कर देती है, मूव कर देती है बैटरी, ठीक है। तो अब यहाँ मान लो इस प्लेट पर देखो, स्टार्टिंग में दोनों प्लेट पर जो चार्ज होता है वो जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज्ड प्लेट्स होती हैं दोनों, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, बैटरी से जब आप इसको, मान लो ये बैटरी आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दी, तो अब क्या होगा कि अब जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी प्लेट, वो वाली प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगी। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगी, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हुए बैटरी के अंदर से, बैटरी के अंदर मतलब बैटरी का जो सोल्यूशन है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ गए, फिर पूरी बैटरी में से फ्लो होगी, फिर नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए कहाँ पे चले जाते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दूसरी प्लेट पर चले जाते हैं। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं वो सारे यहाँ पहुँच जाते हैं दूसरी प्लेट पर। तो एक प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है उस पर प्लस क्यू चार्ज, और दूसरी प्लेट जो उतने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है उस पर माइनस क्यू चार्ज आ जाता है। इसी से अपने जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें भी पढ़ा था कि एक प्लेट पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज आता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि द प्लेट्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल लूजेज इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड प्लेट होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, यानी कि उनको इमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को। और द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल रिसीव्स, यहाँ आई लगाना मैं भूल गया, या सॉरी यहाँ गलत हो गया था, तो यहाँ वाइटनर लगा दिया था मैंने बीच में, यहाँ पे आई ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो यहाँ रिसीव्स आई लगा देना आप, रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल। सो वन प्लेट गेन्स प्लस क्यू चार्ज एंड अनदर गेन्स माइनस क्यू चार्ज, जिससे क्या हो जाता है, एक प्लेट पे तो प्लस क्यू चार्ज आ जाता है और एक प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या दी हुई है यहाँ पे कि ड्यू टू इक्वल एरिया, कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया होता है
वो एरिया कैसा होता है दोनों प्लेट्स का, बिल्कुल इक्वल एरिया होता है, ठीक है। बिल्कुल इक्वल एरिया होने के कारण और इक्वली चार्ज होता है दोनों पे। इस पर भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है पहली प्लेट पर, और दूसरी पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। तो इक्वल एरिया दोनों का, ए एरिया इसका है पहली प्लेट का और ए एरिया ही किसका है, दूसरी का। तो अब जब अपने इसको डिवाइड कर देते हैं, चार्ज अपॉन में एरिया कर देते हैं, तो अपने को एक क्वांटिटी मिलती होती है जिसको अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी और यहाँ माइनस सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। यानी सिग्मा सिग्मा दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। प्लस और माइनस अपने को ये बता रहे हैं कि एक पे तो प्लस चार्ज और एक पे माइनस। तो मतलब ये दोनों पे चार्ज सेम होने के कारण, उनका एरिया सेम होने के कारण, जो दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी कैसी आती है, सेम आती है। तो वही है कि ड्यू टू इक्वल एरिया एंड इक्वल चार्ज ऑन प्लेट्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल आल्सो सेम एज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिटवीन द प्लेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। जो प्लेट के बिटवीन होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। एक प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो स्टार्ट होती हैं, दूसरी प्लेट पे एंड हो जाती हैं। अब ये सर आप कहोगे कि सर ये मुड़ी हुई कैसे दिखा दिया आपने, ये ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और एक जैसे ये नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इनका मुड़े होने का भी कारण होता है एक, वो रीज़न अपने पढ़ लेंगे। तो आपको तो वैसे एक बार इतना याद रखो कि जो प्लेट के बिटवीन एरिया बनता है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो एक प्लेट, दो प्लेट्स हैं तो दोनों प्लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगी। एक के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड, दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। तो टोटल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब सब बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, लेकिन अगर जिस बच्चे ने पिछले चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखे हैं तो उसको एक चीज़ यहाँ पे याद आएगी भी, ऐसी चीज़ मैंने पहले कहीं देखी हुई है, ये वाला फॉर्मूला पहले मैंने कहीं देखा हुआ है। अब कहाँ देखा है वो मैं देखो आपको बताता हूँ। चैप्टर 2 क्वेश्चन ऑफ बुक का जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें अपने आगे चलते हैं। इसमें आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे उसमें आता है ये क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, देखो दो प्लेट्स दी हुई थी, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स थी और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू और माइनस क्यू थी। तो आपके इनके बिटवीन एक पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों प्लेट्स के कारण। तो आपने क्या किया था इस न्यूमेरिकल में कि आपने यहाँ पे क्या किया था, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया था और उस टेस्ट चार्ज पर ये वाली प्लेट क्या करती है, रिपल्शन फोर्स इधर लगाती है और ये वाली प्लेट क्या करती है, अट्रैक्शन फोर्स इधर लगा देती है। तो मतलब दोनों प्लेट्स के कारण फोर्स की डायरेक्शन सेम, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या आती है, सेम आती है, E1 और E2। तो इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटेंसिटी की वैल्यू आपने फाइंड की है। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, आप कह सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन अगर कई सोच रहे हैं कि सर ये वाली वैल्यू कैसे आई, तो ये मैंने आपको डिटेल में वहाँ पे करवा रखा है। उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो जहाँ मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। क्योंकि इसको फिर से एक्सप्लेन करने लगे तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, तो आप क्या करना कि दोबारा से इसको कर लेना। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आपके पास आ चुका है। तो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A होती है। A यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है। तो अपने इसमें क्या करते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे ये वाली, तो Q बटा A एप्सिलॉन नोट। अब ये निकाल क्यों रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ ये समझ लो, मैं आपको बताना भूल गया। इसको देखो निकाल क्यों रहे हैं अपने वैल्यू, अगर खाली जगह यहाँ नहीं है, चलो यहीं बता देता हूँ मैं ऊपर। आप देखो जब भी अपने किसी चीज़ की कैपेसिटेंस निकालेंगे, अब इसको अच्छे तरीके से समझ लेना और एक कॉपी में आपके कॉर्नर में इसको नोट कर लेना ऐसे डब्बा बना के, ठीक है, कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट या ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो उसमें अपने 3 स्टेप यूज लेते हैं, ठीक है। 3 स्टेप यूज लेंगे और वो स्टेप क्या होंगे, पहला स्टेप क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट के लिए या जिसके लिए भी आप निकाल रहे हो, यहाँ मान लो पैरेलल प्लेट के लिए आप क्या निकाल रहे हो, कैपेसिटेंस निकाल रहे हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो उसके लिए अपने E की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फर्स्ट वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ E।
पहले स्टेप में अपने ई की वैल्यू लिखते हैं। फिर दूसरे स्टेप में अपने क्या करते हैं, सेकंड जो स्टेप होता है कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस दोनों के मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं कि V इज इक्वल टू ई इंटू में क्या होता है, स्मॉल डी होता है। ये पोटेंशियल का जनरल फार्मूला होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट जैसे पड़े हैं, मान लो दो चार्ज पड़े हुए हैं, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस डी है और इनके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेंगे, ई इंटू डी से फाइंड करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में अपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर ली और थर्ड स्टेप में अपने C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी फार्मूला लगाएंगे। C इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, क्यू अपॉन वी फार्मूला से कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीन स्टेप हैं जो आप चाहे तो पहले फॉर्मूला कर चुके हो। जैसे अपने क्या किया था कि जब अपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया था तो स्फेरिकल कंडक्टर की अपने कैपेसिटेंस फाइंड की थी, तो उसमें अपने क्या किया था, ये स्टेप यूज किए थे। वहाँ तो ई लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए वी की वैल्यू डायरेक्ट पता है तो ई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको v की वैल्यू उसके लिए डायरेक्ट नहीं पता, फिर आपको e लिखना पड़ेगा और e से आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए तो आपने क्या किया था, v की वैल्यू उसके लिए तो डायरेक्ट पता थी, के क्यू अपॉन आर होती है, तो v की वैल्यू लिखी और ये दोनों स्टेप में ही अपने दो स्टेप में वो फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। लेकिन अब से जो जनरल इसका यानी एक्सप्रेशन है, जनरल स्टेप है, वो तीन स्टेप है। पहले ई की वैल्यू लिखो, फिर v की वैल्यू निकालो और v से c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगा के आप कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर लो उसके लिए। ठीक है, तीन स्टेप आप क्या करना, कॉपी के साइड में राइट कॉर्नर में आप लिख लेना, आपको इससे याद हो जाएगा। तो अब अपने यहाँ पे ई की वैल्यू फाइंड कर ली ना, ई की वैल्यू फाइंड दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ रहा है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट अपने निकालनी है वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है कि इन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी। इफ आना था यहाँ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। पोटेंशियल का जनरल फार्मूला था, इस फार्मूले पर बेस्ड आपको मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे अगर आपके याद हो तो। ठीक है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में देख लेना इसको। अब ई इंटू डी फार्मूला लगा लिया, तो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी आ गया, तो ये पोटेंशियल आ गया। अब थर्ड स्टेप में C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से आपको क्या फाइंड करनी होगी, कैपेसिटेंस फाइंड करनी होगी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगाएंगे, तो Q की वैल्यू Q और V की वैल्यू जो आपने ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली थी वो पुट कर दी, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया आपके पास, तो एप्सिलॉन नॉट ए ये यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तभी मैंने लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के इक्वल इसकी क्या आती है, कैपेसिटेंस आती है। समझ आया? तो अपने कह सकते हैं, देखो यहाँ से अपने को कई चीज़ें पता लग रही हैं जो ऊपर फॉर्मूला है। इट इज़ क्लियर दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? पहले तो जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। पता लग रहा है ना फॉर्मूले से, A की वैल्यू इंक्रीज करो C इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। यानी कैपेसिटर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या होती है कि उसकी प्लेट्स के एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट अपना प्रीवियस वीडियो वाला क्लियर हो रहा है जिसमें अपने कहा था कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो कई चीज़ों पर डिपेंड होती है। उसमें जो पहला पॉइंट था वो था शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तो वही चीज़ यहाँ पे कि ये साइज ही है, जो प्लेट्स का साइज ही है, तो साइज पे डिपेंड कर रही है, मतलब साइज बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और दूसरा है C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी D की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो C क्या होगा, सॉरी D की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके क्या होती है, इसकी वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे तीसरा एक फैक्टर भी आ रहा है, आपकी बुक में दो ही दिए हुए थे, तीसरा एप्सिलॉन नोट आ रहा है। तो एप्सिलॉन नोट किसके लिए आता होता है, मीडियम के लिए आता है बच्चों, मीडियम।
तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो मीडियम पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आपसे अगर मान लो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट ऐसे ना कह के कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इस तरह से प्रूव करने के लिए भी आपको दे सकता है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है। अब नेक्स्ट देखो जो टॉपिक आता है अपना, वो एक छोटा सा टॉपिक और है। क्या, वैसे अपने जो आपने प्रीवियस फार्मूला एक पढ़ा था किसका, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर की कैपेसिटेंस आपने निकाली थी, वो फार्मूला किया था। तो उसमें एक चीज़ आपने पढ़ी थी क्या, कि उसमें अपने पढ़ा था पहले तो जो उसकी कैपेसिटेंस आती है वो आती है 4πε0 r के इक्वल, ये आती है। और जब आपने इसको मीडियम के लिए निकाला था तो आपने क्या किया था कि यहाँ जो बीच में एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम होता है। तो एप्सिलॉन मीडियम आर की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और यहाँ आपने प्रूव किया था कि जो कैपेसिटेंस मीडियम में होती है, सी मीडियम जो होता है वो सी इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। यह आपने किसमें किया था, टॉपिक स्फेरिकल कंडक्टर वाले में। तो अब बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अपने क्या किया कि एक कैपेसिटर ले लिया, ए और बी इसकी प्लेट्स हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और आपको क्या किया यहाँ पे अपने कि यहाँ पे डी डिस्टेंस प्लेट्स के बिटवीन की, तो इस पूरी जो बीच वाली जगह थी उस सारी जगह को अपने क्या कर दिया, एप्सिलॉन आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम से फिल कर दिए। ये सारा डॉट डॉट वाला क्या है, मीडियम है आपके पास। अब आप कहोगे सर ये वाली जगह यहाँ पे बच रही है, ठीक है, तो बच्चों ये डायग्राम में ही बच रही है, एक्चुअल में नहीं बच रही ये वाली जगह। क्या हुआ कि आपको देखो चार्ज शो करना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ क्या है इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो चार्ज शो किया तो वो ये चार्ज को शो करने के लिए अपने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी। वैसे ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये यहाँ से पूरी जानी चाहिए थी, बिल्कुल इसके पैरेलल साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जगह बची हुई नहीं है, पूरा जो इसके बिटवीन डिस्टेंस थी उसमें आपने क्या भर दिया, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फिल कर दिया। ठीक है, तो अपने वही चीज़ यहाँ पे लिखी, आप पूरी इसकी थ्योरी लिख देते हैं। क्या, लेट वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, फिगर में इसको शो कर दिया कि द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, कैपिटल ए है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल डी, जो प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस वो कितनी है, स्मॉल डी है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद ए डाई इलेक्ट्रिक हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर, यानी इसको एप्सिलॉन आर वाले डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाले डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से आपने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो अब आपको क्या करना होगा, वही 3 स्टेप कौन कौन से, पहले आपको क्या लिखना होगा, E की वैल्यू, फिर V की वैल्यू, फिर C इज इक्वल टू Q अपॉन V से क्या करना होगा, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन मीडियम, क्योंकि देखो आपने ऊपर निकाला था E की वैल्यू जब आपने जब आपने डायरेक्ट लिखी थी, कोई भी मीडियम फील्ड नहीं था, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो एयर के लिए आता है या वैक्यूम के लिए, अब मीडियम आ गए तो यहाँ एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह पे। तो यहाँ पे अपने बच्चे लिख रहे हैं एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, तो एप्सिलॉन मीडियम लिखा। अब आपने देखो क्या किया, यहाँ इसको आपने कर दिया भी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको क्या किया आगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि आपको पता है कि एप्सिलॉन मीडियम जो होता है, एप्सिलॉन मीडियम जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये आ रहा है अपने पास Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी, नेक्स्ट स्टेप में आपको पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी फार्मूले से। तो V इज इक्वल टू E आपके पास E है, D A है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब तीसरा स्टेप, मीडियम की जो कैपेसिटेंस है C मीडियम, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी देखो क्या आएगी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा,
और नीचे वाली जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, या अपने कह सकते हैं कि सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी। यहाँ सी क्या है, सी है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेट्स के बिटवीन या तो एयर मीडियम रखा हुआ हो या वैक्यूम, यानी कि इस एप्सिलॉन आर को छोड़ के जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, ये आपने क्या निकाला था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऊपर, डायरेक्ट जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला फाइंड किया था। तो अपने एक चीज़ यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आप क्या कर देते हो, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम फिल कर देते हो, तो उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये मेरी लाइन दोबारा रिपीट करके सुन लेना कि क्या होता है कि जब भी अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बिटवीन क्या कर देते हैं, प्लेट्स के बिटवीन एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम फिल कर देते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अपने वही चीज़ वही लाइन मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, क्या है लाइन, सो इट इज़ क्लियर दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स when a dielectric medium present between the plates। ठीक है, कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी जो क्या होती है कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है जब अपने उसके बिटवीन मीडियम प्रेजेंट कर देती हैं या मीडियम प्लेस कर देते हैं। तो आपको देखो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो दो टाइप से बन सकता है, या तो जो आपका ये टॉपिक है इसका नाम ही आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आया होगा, कैसे कि आपको कह देंगे कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जब ये कम्प्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल है। और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आपको इस तरीके से आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्या कि प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज एप्सिलॉन आर टाइम्स व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये दो तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही था, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आज कोई टॉपिक मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने बोर्ड पर समझेंगे, बोर्ड वाली वीडियो आएगी नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी जारी रखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीज़ समझ आई, किस में डाउट आ रहा है, तो वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा चैप्टर के लास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।